बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड आज का हमारा टॉपिक है और इसके अंदर हम देखेंगे फूड प्रोडक्शन को। स्टूडेंट्स, जो बायोलॉजी है वो फूड प्रोडक्शन में हमारे डिफरेंट वेज में हेल्प करती है, जिसमें सबसे पहले जो वेज आ जाता है वो है फूड प्रोडक्शन की जो यील्ड है उसके अंदर इंक्रीज होना। इसके लिए बायोलॉजी हमें नई वैरायटीज़ को इम्प्रूव करने के तरीकाकार बताती हैं और उसके साथ साथ जो नई हाई यील्ड वैरायटीज़ हैं और उनके अंदर डिजीज़ कंट्रोल के बारे में भी हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप डायग्राम को देखें तो आपको एक नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास एक कॉर्न की एक वैरायटी है जिसको रेजिस्टेंट किया गया है ए और बी डिजीज़ से। इसी तरीके से एक सी डिजीज़ है, उससे भी जो हमारी दूसरी वैरायटी है वो रेजिस्टेंट है। अब हमने क्या करना है कि हमने एक ऐसी वैरायटी डेवलप करनी है जो ये तीनों डिजीज़ से रेजिस्टेंट हो। तो इसके लिए हम जो नई वैरायटी डेवलप करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज न्यू वैरायटी, या हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसीजर है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर हम ऐसे ही करते हैं कि डिफरेंट जेनेटिक्स के रूल्स को यूज़ करते हुए बेटर वैरायटीज़ को डेवलप करते हैं, जो वीट की भी हो सकती हैं, राइस, कॉर्न, इसके अलावा चिकन, काउ एंड शीप। क्योंकि हमने सिर्फ प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम फूड के लिए चिकन के ऊपर भी, काउ के ऊपर भी, शीप के ऊपर भी डिपेंडेंट है और इनसे हम मिल्क भी लेते हैं और मीट भी लेते हैं। तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग से हम नई वैरायटीज़ जो हैं वो बना सकेंगे या जो पुरानी जो वैरायटीज़ हैं उनको और ज़्यादा इंप्रूव कर सकेंगे। इसी तरीके से एक और मेथड है जो कि वाइट मीट के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि ब्रॉयलर मुर्गी है, जिसको हम वाइट मीट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू जो पोल्ट्री ब्रीडर्स होते हैं उन्होंने नई वैरायटीज़ जो हैं चिकन की डेवलप की। जैसा कि अगर डायग्राम के अंदर आप देखें तो हमारी वैरायटी जो है वो लास्ट पे 2024 के अंदर एक है, लेकिन वो क्या है, वो ऐसी वैरायटी है जो कि पिछली जितनी भी वैरायटीज़ हैं ऊपर वाली वैरायटीज़ उनका निचोड़ है। और उसके अंदर क्या है कि वाइट मीट भी हमें ज़्यादा मिलेगा, जल्दी मिलेगा और नंबर भी ज़्यादा होगा, यानी उसका एनिमल का जो नंबर है या उसका साइज़ जो है पॉपुलेशन वो ज़्यादा होगा। स्टूडेंट, हमने सबसे पहले तो फूड प्रोडक्शन में यही देखा कि हमने इंक्रीज कर लिया डिफरेंट सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू। अब एक और मेथड है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम ऐसे जीन्स इंसर्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि डिजीज रेसिस्टेंट होंगे। यानी अगर हमने फॉर एग्जांपल नई वैरायटीज़ बना ली हैं तो हो सकता है नई जो डिजीज़ हैं उनका भी अटैक हो सकता है। तो हमने ऐसे नई वैरायटीज़ बनानी है जो कि डिफरेंट या बेशुमार डिजीज़ के खिलाफ जो है रेजिस्टेंट रखते हों, और ये मेथड जो है हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो है अटेन करते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है वो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ट्रांस मीन ट्रांसफर, जेनिक मीन जीन्स, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हमने बनाना जो कि ट्रांसफर ऑफ जीन से बनेगा, या हम ऐसा प्लांट बनाएं जो कि ट्रांसफर ऑफ जीन से बने, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा प्लांट हो या ऐसा एनिमल हो जिसके अंदर फॉरेन डीएनए हो। जैसे कि डायग्राम के अंदर देखें कि हमने एक सेल के अंदर अपना एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया है और उसको हमने माउस के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो इनफैक्ट वो जो हमने नया जीन इंसर्ट किया है या नया डीएनए इंसर्ट किया है वो माउस का था, और उसके अंदर क्या था कि उसकी वैरायटीज़ नहीं थी। ये एग्जाम्पल के लिए हमने माउस की डायग्राम दी है, लेकिन हम इसके लिए शीप, काउ या प्लांट्स के अंदर भी ये प्रोसेस जो है वो करते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है वो है क्लोनिंग। अब क्लोनिंग में हम क्या करते हैं कि वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के अंडर ही एक टेक्निक है जिसमें हमने नई स्पीशीज़ को डेवलप करना है जो कि आइडेंटिकल कॉपीज़ होंगी। इसमें यह होता है कि अगर हमारे पास एक वैरायटी है जो कि अच्छी मिल्क या मीट हमें देती है तो उसकी हम मल्टीपल कॉपीज़ बना लेंगे जो कि आइडेंटिकल होगी टू द पेरेंट्स, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगी। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है और इसके थ्रू हम आइडेंटिकल कॉपीज़ बना लेंगे। जैसे फोटोकॉपी के अंदर हम मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं जो कि ओरिजिनल से आइडेंटिकल होते हैं, यहाँ पे भी क्लोनिंग का मेथड भी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं विच आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने
फूड प्रोडक्शन के हवाले से ये देख लिया कि जी हमने फूड की जो क्वालिटी थी और उसकी जो यील्ड थी वो तो ज़्यादा कर ली, लेकिन उसके साथ साथ एक मसला जो हमें दरपेश था वो था डिज़ीज़ का। बेशुमार ऐसे नई वैरायटीज़ हैं डिज़ीज़ की हैं जो कि डेवलप होती चली जा रही हैं। अगर हम प्लांट की नई वैरायटीज़ बना रहे हैं तो उसके साथ साथ नए पैथोजेंस भी बन रहे हैं जो कि प्लांट की क्रॉप्स को वीक करते हैं। अब हमने पहले तो ये किया कि हमने जो डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स थे या फंगीसाइड्स थी या इन्हीं के केमिकल्स थे उनको लिया और उनके थ्रू इन डिज़ीज़ को कंट्रोल किया, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ कि उसने हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर भी असरअंदाज करना शुरू कर दिया। तो ओल्ड मेथड तो यही था कि हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर लेते थे स्प्रे करके, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ ये क्या हुआ कि जैसे जैसे हम स्प्रे कर रहे थे इसमें हमारी जो वेजिटेबल्स थी उनके अंदर या क्रॉप्स के अंदर टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ता चला जा रहा था। वो ह्यूमन को भी अफेक्ट कर रहे थे, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट कर रहे थे कि इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन थी वो ज़्यादा होती चली जा रही थी। तो इसका हल क्या था? इसका हल ये था कि कोई ऐसी केमिकल्स बनाए जाएं जो कि ह्यूमन को और इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना करें। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जितने भी केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। देखें, एक इंसेक्ट है या एक पैथोजन है जो कि डिजीज़ काज करता है, वो लिविंग है। तो अब हम लिविंग को मारने के लिए कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो केमिकल हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये आ गई कि डिफरेंट जो इंसेक्ट्स थे जो कि डिजीज़ कॉज करते थे या इन्फेक्ट करते थे प्लांट को, या पेस्ट हैं जो कि प्लांट को इफेक्ट करते थे, वो रेजिस्टेंट हो गए केमिकल्स के। उनके ऊपर उन केमिकल्स का असर ही नहीं होता। हम स्प्रे भी करते थे लेकिन वो उन केमिकल से उनकी डिस्ट्रॉय नहीं थे होते, उनकी किलिंग नहीं थी होती क्योंकि वो उसके रेजिस्टेंट हो गए थे। तो इसका हल भी बायोलॉजी ने हमें दिया। वो बायोलॉजी ने हल इसका दिया बायोलॉजिकल कंट्रोल के फॉर्म में। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि हम पेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि फूड चेन का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फूड चेन के अंदर हम देखते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने ये किया कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया बाय यूजिंग एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि उसको खाता है। जैसे डायग्राम के अंदर आप देखें कि एक एफिड जो कि वॉलनट के ट्री के ऊपर अटैक करता है, हमने उसको कंट्रोल किया एक वेस्प के थ्रू, और वो वेस्प जो एफिड को खाती है उससे क्या हुआ कि जी ना तो प्लांट को नुकसान पहुंचा, लेकिन उसके साथ साथ फायदा ये हुआ कि जी जो एफिड था जो कि डिस्ट्रॉय कर रहा था वॉलनट के ट्री को, उसका खात्मा हो गया। उसकी रीज़न क्या थी कि जी एफिड जो था वो फूड चेन का हिस्सा था, उस एफिड को वेस्प खाती थी, तो इसके थ्रू हमने कंट्रोल कर लिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर कोई भी टेक्निक को यूज़ करते हुए, इफेक्टिव मेथड को यूज़ करते हुए हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर लें, और वो वेज जो हैं डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के बायोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। यानी इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर डिजास्टर डिजीज़ ऑफ अ प्लांट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ऑल रेलिवेंट मेथड्स। कोई भी रेलिवेंट मेथड जो है उनको यूज़ करते हुए डिजीज़ को करने, दैट इज कॉल्ड एज IDM या इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो चीज़ें हो गई। हमने फूड की जो क्वालिटी थी उनका जो नंबर था यानी कि यील्ड जो थी वो ज़्यादा कर ली, डिजीज़ को भी कंट्रोल कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ हमें तीसरा एक और मसला आ गया कि हमारी जो सॉइल थी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का लेवल जो है वो कम हो गया। अब इस न्यूट्रिएंट के लेवल को इंक्रीज करने के लिए हमने जो टेक्निक यूज़ की वो है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक ऐसी टेक्निक है जो कि हमें ये बताएगी कि जी स्पेसिफिक प्लांट यानी फॉर एग्जांपल वीट है, उसको कौन कौन से स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब इस टेक्निक के अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं एरिएटेड वाटर के अंदर, यानी ऐसा पानी जिसके अंदर हवा भी मौजूद है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई वी यूज वाटर। उसकी रीजन ये है कि वाटर जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, बल्कि ना होने के बराबर होते हैं। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, अपनी मर्जी के न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे जो कि इसको ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं या नहीं करते, उनको हम देखेंगे। तो इसमें ये बेसिकली टेक्निक एक टेस्ट है कि जी कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है। सपोज मैंने वीट की ही एग्जांपल दी है,
तो वीट के अंदर हम देखेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट या कौन सा मटेरियल या कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि वीट की ग्रोथ के लिए सूटेबल है, क्या वो सिंगल है या ग्रुप है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जी हमने अपनी मर्जी के न्यूट्रिएंट्स दे लिए। और क्यों दिए? क्योंकि सॉइल कम्प्लेक्स है, वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। इस वजह से हम ये एक्सपेरिमेंट सॉइल के ऊपर नहीं करते जबकि पानी के अंदर करते हैं। हाँ, अगर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की बात की जाए तो वो फिजिबल नहीं, क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल के ऊपर करना इम्पॉसिबल है। छोटे स्केल के अंदर देखा जाए तो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं स्पेस के अंदर वेजिटेबल्स ग्रो करवाने के लिए, क्योंकि स्पेस में उनके पास सॉइल तो अवेलेबल नहीं होती। हाँ, पानी के टैंक्स थोड़े बहुत वो ले जाते हैं और वहाँ पे वेजिटेबल्स जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं वो उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, लास्ट चीज़ आ जाती है कि हमने हर मेथड को देख लिया कि हमने फूड भी ज़्यादा बना ली, डिजीज़ से भी उसको बचा लिया, न्यूट्रिएंट्स कम हुए, उसका मेथड भी देख लिया हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के थ्रू। अब हमने फूड तो बहुत ज़्यादा बना लिया है, अब उस फूड को प्रिजर्व भी तो करना है। तो डिफरेंट टेक्निक्स जो है इसमें यूज़ की जाती हैं। और ये क्यों की जाती हैं? ताकि जो ज़्यादा फूड हमने बना लिया वो ख़राब ना हो, वो स्पॉइल ना हो, और दूसरा कि एक ऐसे क्रॉप को दूसरे एरिया में भेजना हो तो वो रास्ते में कहीं ख़राब ना हो जाए, लॉन्ग डिस्टेंस में उसकी क्वालिटी जो है वो डैमेज ना हो जाए। तो इस मेथड के लिए जो है या इस जो प्रोसेस के लिए हम फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स जो हैं वो देखते हैं, जिसमें जैसे एक मेथड है पास्चराइजेशन का। पास्चराइजेशन का मेथड जो है वो मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है। डायग्राम के अंदर भी आपको इसका मेथड नज़र आ रहा होगा कि इसमें हम टेम्परेचर भी देते हैं, वो कभी हाई होता है और कभी वो लो होता है। अब इस मेथड के अंदर जो है वो हम ये करते हैं कि सिंपली इसको हीट करके इसमें से बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया जाता है और देन इसको सडन कूल करके हम टेट्रा पैकिंग के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और ये जो मेथड है ये लुई पास्टर ने जो है डिस्कवर किया था, उसी वजह से इसका नाम पास्चराइजेशन रखा गया है। और ये मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट की को प्रिजर्व करने का बेस्ट मेथड है। इसके अलावा जो मेथड्स हैं वो ड्राइंग के हैं, फ्रीजिंग के हैं, अचार डाल लेना, ये नमक लगा कर रख लेना, ये कुछ मेथड्स जो हैं वो फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ फूड प्रोडक्शन का। अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछें। आई एम मोहम्मद उस्मान। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।